हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये जो हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज में चला रही हूँ उसमें मैंने लास्ट वीडियो में दक्षिण भारत यानी संगम काल के बारे में बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा है। यहाँ पे चेर वंश देख लिए थे, पांडव वंश, चोल का दोनों देख लिए थे। एक बार चोल का उदय प्रथम बार हुआ था, जिसकी राजधानी उदयपुर थी तथा उसके संस्थापक उदयपुरु थे। द्वितीय चोल का 800 से 900 एडी में, मतलब लगभग में इनका द्वितीय चोल का उदय हुआ था। इनके संस्थापक विजयालय थे, इसकी राजधानी तंजौर बनी थी। ओके, तो प्रथम चोल और द्वितीय चोल आने के बीच में पल्लव आया था। इसी पल्लव को हटा के फिर दूसरे बार चोल बने थे, तो यहाँ पे एक पल्लव भी देख लिए थे हम लोगों ने। ओके, फिर यहाँ पे चेर देख लिए, पांड देख लिए। यहाँ पे चालुक्य को भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चालुक्य का उदय 3 बार हुआ। ये तीनों बार हुआ। पहला वातापी, दूसरा कल्याणी, तीसरा बेगी। तीनों बार इस चालुक्य का उदय हुआ, वो भी हम लोग देख लिए। तो पहला वातापी जो था, वातापी को हटा के राजकूट बना था। तो राजकूट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिए थे। आज राजकूट के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। उसके बाद फिर राजकूट को हटा के कल्याणी ही, चालुक्य के कल्याणी ही फिर उदय होते हैं। फिर उसके बाद बेगी होते हैं, मतलब इनका 3 बार उदय होता है। और फिर हम लोग आज देखेंगे, मतलब आज हम लोग पूरी यहाँ पे जो राजकूट आते हैं कुछ समय के लिए, ये राजकूट के बारे में थोड़ा विस्तार में देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखा था ना, हर्षवर्धन के मरने के बाद कोई वहाँ का साम्राज्य लेने वाला नहीं था। तो यहाँ इस साम्राज्य को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो उसमें से इधर बंगाल के तरफ हम पाल वंश रहता है। जो पाल वंश हम लोग कल देखे भी थे कि पाल वंश के एक राजा को, यहाँ का जो दूसरा चोल उदय होता है उसका, राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने के लिए इसको हराता है। तो यहाँ पे पाल वंश का भी कल थोड़ा बहुत देखने को मिला था झलक। तो पाल वंश ये लड़ता है त्रिपक्षीय संघर्ष में पहला। फिर दूसरा इधर से प्रतिहार वंश लड़ता है। त्रिपक्षीय मतलब तीन राजाओं का, तो तीन वंश का। और तीसरा राजकूट वंश से लड़ते हैं। ओके, तो ये आज हम लोग प्रतिहार, राजकूट, पाल वंश और फिर पाल को हटा के सेन आते, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्या नोट्स में दिया हुआ है ये सब देखते हैं। मैं ये ऊपर थोड़ा बता दी ताकि आपको क्लियर हो जाए माइंड में। चलिए तो चलते हैं नोट्स की तरफ। पहला हम लोगों ने चोल वंश का लास्ट तंजौर वाला देख लिया था। अब राजकूट वंश कब आया? 7वीं सदी से 9वीं सदी। देखिए 9वीं सदी ये प्रथम चोल क्या था, 5वीं सदी के लगभग था। फिर द्वितीय चोल यही ये जब प्रथम चोल को हटा के राजकूट बना दिया, यानी 7वीं से 9वीं सदी। तो इसी के लगभग में फिर इधर चोल का भी उदय हुआ होगा, यानी 9वीं सदी में चोल भी। तो ये सब एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, कहने का मतलब बस यही है कि एक दूसरे के सिमिलर कौन कौन चल रहे, ये ध्यान में रखते चलना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो राजकूट वंश 7वीं से 9वीं सदी। और ये तो पता ही होगा आप किसके संस्थापक दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग कैसे होंगे? कल मैंने बताया था ना कि जो कल्याणी वाले, वातापी वाले जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। देखिए आप एक चीज़ और बता देती थोड़ा सा। चालुक्य में प्रथम चालुक्य जो वातापी वाले थे, तो ये वातापी वाले जो थे, इसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। जयसिंह के बाद पुलकेशिन द्वितीय जो सबसे प्रतापी राजा इसमें रहा, पुलकेशिन द्वितीय। इसमें आपने देखा ही था कि ऊपर हर्षवर्धन को हराता है, नीचे फिर पल्लव वंश जो चोल को हटा के आते तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को हराता है। तो काची इनकी राजधानी थी, तो काची कुंड का उपाधि लेता है। फिर इसके बाद नरसिंह वर्मन इनका बेटा आता है जो पुलकेशिन द्वितीय को मार देता है, और फिर इनका जो वातापी कुंड का उपाधि लेता है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के बाद उतना महान कोई राजा नहीं रहता, निकल इसका बेटा कीर्तिवर्मन बनता है राजा। उसके बाद कीर्तिवर्मन जब राजकूट का हमला होता है, यही राजकूट के जो संस्थापक है दंती दुर्ग, ये हमला करते तो कीर्तिवर्मन संभाल नहीं पाता, यही इनका। तो इसको हटा के कीर्तिवर्मन को मार के राजकूट दंती दुर्ग राजकूट वाले अपना साम्राज्य स्टार्ट कर देते हैं। यानी ये छोटे छोटे सामंत के रूप में रहने लगते हैं, एकदम हट नहीं जाते उनका वंश, मतलब उनका जो राजा का पद है वो सब हट जाता है। वो मतलब एक तरह से नौकर, मतलब मंत्री वगैरह रह जाते हैं।
उनका शासन नहीं है। जैसे अभी के टाइम में होता है ना कि पार्टी चेंज होता है तो सत्ता एक दूसरे के, जैसे कांग्रेस के पास कभी आता है, कभी बीजेपी के पास, तो इस तरह से। ओके, तो इसके संस्थापक दंतिदुर्ग। इसी तरह से हम लोगों ने क्या देखा, चालुक्य के संस्थापक पर क्या थे, वातापी वाले जय सिंह। ये सब का नाम पूछता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, जय सिंह थे। इसके लास्ट राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक, ओके। तो दंतिदुर्ग उनके संस्थापक थे। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राजकूट की नींव रखी, मैंने बताया ना। किंतु उन्होंने चालुक्य को पूरी तरह से नहीं सफाया किया था, जो इनकी सबसे बड़ी भूल थी। वही बात है कि ये जो चालुक्य यहाँ पे हरा है ना, तो पूरी तरह से नहीं आते, मतलब एक तरह से सामंत के रूप में, नौकरशाही ये सब के रूप में रह गए। तो उनके चालुक्य के मन में थोड़ा सा बदला का भावना था कि कब ये राजकूट पूरी तरह से नहीं समाप्त किए तो उसमें कुछ तो होंगे ना जो बदले की भावना लेके मतलब कुछ साल तक रहेंगे, फिर जब देखेंगे कि राजपूत कमजोर हैं तो फिर वो हमला करेंगे इस तरह से। तो यही उनका भूल साबित हुआ कि पूरी तरह से उनको नहीं समाप्त किया था। दंतिदुर्ग अपनी राजधानी कहाँ रखा, मान्यखेड़। और चालुक्य वाले कहाँ रखे थे, वातापी, मान्यखेड़। ओके, यह वंश का अगला शासक कृष्ण बना। पहला शासक दंतिदुर्ग, उसके बाद कृष्ण बने। कृष्ण ने ही एलोरा का मंदिर बनवाया है, देखो ये लिखा हुआ है, जिन्होंने महाराष्ट्र में एलोरा का मंदिर बनवाया है। अब ये जो चालुक्य कहाँ थे, यहीं पे थे। चालुक्य वगैरह कहाँ पे थे, महाराष्ट्र के लगभग में थे। तो महाराष्ट्र में ही फिर राजकूट वाले हैं। तो यहाँ पे जो एलोरा का मंदिर है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, एलोरा का मंदिर किन्होंने बनवाया, राजकूट वंश वाले, कृष्ण प्रथम ने। और अजंता का गुफा कब बना था, तो गुप्ता काल में। अजंता एलोरा बोला जाता है ना एक साथ ना, तो अजंता का गुफा बना था गुप्ता काल में, लेकिन एलोरा मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया, जो राजपूत वंश के थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। इस वंश का अगला शासक फिर ध्रुव बना, जिसने कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करा। यहाँ पे कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज ही थी, कन्नौज में ही राज कर रहे थे। तो उनके मरने के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें राजकूट भी थे। तो राजकूट के कौन से शासक, ध्रुव ने भाग लिया। इसी मतलब बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे राजकूट वाले का ये देख लिए ध्रुव प्रथम। अब यहाँ पे प्रतिहार वंश जब देखेंगे तो उनके कौन राजा थे वो देखेंगे। एक साथ सब बताने से ना दिमाग में घुसेगा नहीं राजा का नाम, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन किसके राजा थे। तो ध्रुव प्रथम याद रखिए, राजकूट वाले। अब इधर फिर पाल वाले भी देखेंगे, 2 और देखना है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पहला ध्रुव शामिल हो गए, राजपूत वंश वाले, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला, मतलब कि एक पीढ़ी से 2-3, मतलब समझिए 100 वर्ष में कितना, 2 पीढ़ी लगभग आ जाता, यानी बहुत 100 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, मतलब ये इसको पाने के लिए। कभी सबसे ज़्यादा राजपूत वाला ही जीता, लेकिन लास्ट में जाके प्रतिहार वंश वाला जीतता है। यहाँ पे जो गुजरात के पास प्रतिहार वंश थे ना, वो जीतते हैं, पाल वंश नहीं जीत, कभी भी उतना वो पाल वंश का नहीं वर्चस्व रहता। ठीक है, तो 100 वर्षों तक चला, किंतु इसमें सर्वाधिक जीत राजपूत की हुई थी, किंतु अंतिम विजय प्रतिहार की हुई। इन्होंने सर्वाधिक पराजय पाल शासकों का हुआ, यही पाल शासक उतना नहीं कुछ आगे रहे। इस वंश का अगला शासक अमोध वर्ष बना। देखिए ये सब सारे शासकों का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम दिया हुआ है, तो नाम सीरियल वाइज से याद रखिएगा। अगला शासक अमोद वर्ष, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसने विद्वान को रखा था, 3 विद्वानों को, पन, पोन, रत्न को। ठीक है, तो इसने यह सबसे विद्वान शासक भी था, और इसने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक भी लिखी। ओके, कवि राज नामक पुस्तक बुक लिखा, तथा इन्होंने जीन सेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया। जीन सेन जो जैन धर्म वाले थे ना, उनके प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया, मतलब उनका चीज़ अच्छा लगा होगा। फिर कन्नड़ भाषा में त्रिविद्वान कहे जाने वाले पन, पोन, रत्न भी थे उन्हीं के टाइम में। इस वंश का अगला शासक इंद्र तृतीय बना, जिसके दरबार में अल-मसूदी नामक अरबी यात्री आया था। अल-मसूदी का पहला बार मानसून का वर्णन किया था। देखिए सारा शासक का नाम इसमें याद रखना राजकूट के, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा पता नहीं है। इस बार बीपीएससी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सारे मतलब पूछा हुआ था राजकूट का एक क्वेश्चन ध्रुव के बारे में शायद। तो देखिए, तो अल-मसूदी किसके दरबार में आया था, इंद्र तृतीय, राजकूट के इंद्र तृतीय के दरबार में। इसका अगला शासक फिर कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम देखे थे, कृष्ण तृतीय इसके बाद। इसमें तकोलम के युद्ध में चोल शासक
परांतक को पराजित किया था। तकोलम के जो युद्ध हुआ था ना, उसमें देखिए यहीं पे है ना, राजकूट भी यहीं पे है, यहीं पे चोल लगभग में था। तो जो चोल था ना, इसमें चोल शासक को हराया था राजकूट। कुछ टाइम के लिए राजकूट बहुत प्रभावशाली रहा अपने आसपास देशों के लिए, आसपास की जगहों के लिए। जैसे चोल को भी हराया, फिर कुछ पल्लव को भी हराया पहला, फिर कुछ टाइम के लिए मतलब यहाँ पे भी कन्नौज पे भी हमेशा उनका वर्चस्व रहा ही। त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज़्यादा जीता। अंतिम शासक कर तृतीय जो अयोग्य रहा, तो यही जो जब ये अयोग्य रहा, तो ये फिर कल्याणी वाला चालुक्य वाला इंतजार कर रहा था कि कब खराब राजा है। जो कर्क तृतीय था वो थोड़ा अयोग्य राजा था, तो वही चालुक्य का जो तैलव द्वितीय आके राजकूट वाले को हरा देता है और फिर वो अपना राजधानी कल्याणी बनाता है। यहाँ फिर द्वितीय चालुक्य का उदय हम लोग देख लिए राजकूट के बाद। ये हम लोग पहले भी देखे थे, तो इस तरह से मतलब बार बार देखने से याद हो रहा है। तैलव तृतीय चालुक्य वंश के कल्याणी वंश कहलाए। तो देखिए अब इसमें हम राजकूट वंश में कौन कौन से शासक, राजकूट, इसमें सारे राजाओं का नाम इम्पोर्टेंट है। जैसे चालुक्य में मेन इम्पोर्टेंट थे जय सिंह, पुलकेशिन। जैसे चालुक्य में देखिए, चालुक्य का भी बता ही देती, जय सिंह थे, फिर पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन बने, फिर पुलकेशिन द्वितीय जो सबसे प्रतापी, कीर्तिवर्मन तृतीय। उसके बाद तो फिर ये राजकूट वाला आ गया। थोड़ा सा साफ से लिखते हैं यहाँ से। चालुक्य आया, जय सिंह, ओके, जय सिंह के बाद कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशिन प्रथम द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बाद कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन को तो हरा के, कीर्तिवर्मन को हराया तो यहाँ से राजकूट वंश स्टार्ट हो गया। राजकूट वंश स्टार्ट। राजकूट के वंश में फर्स्ट शासक दंती दुर्ग। इसके बाद कौन बने, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा का मंदिर बनवाया, ओके। फिर इसके बाद धूर्व, धूर्व ने त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए। इसके बाद अमोद घोष, अमोद वर्ष जो सबसे विद्वान थे, यानी इन्हीं के दरबार में 3 पूर्ण राजा थे। इसके बाद अमोद वर्ष के बाद इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय जिनके दरबार में अल्मोसुधी आया। और फिर इसके बाद कृष्ण तृतीय, ओके, कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय के बाद कर्क तृतीय, कर तृतीय के बाद फिर चालुक्य का कल्याणी स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, सीरीज याद रहा, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ निकल, आप सीरीज बोलने पे ध्यान दीजिए, ओके। सीरीज बस याद रखना कि ऐसे राजाएं चलते आए हैं, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष के मेनली आज हम लोग को देखना है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में मेन राजा यहाँ पे राजकूट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे राजकूट वाले का देख लिए कि ध्रुव ने भाग लिया। अब यहाँ पे पाल वंश, बंगाल की तरफ कौन था, पाल वंश था। ये राजकूट वाले कौन से 9वीं से मतलब 9वीं से 11वीं सदी के लगभग में मतलब थे। फिर इसी तरह से पाल भी था, मतलब एक दूसरे के लगभग ईस्वी सेम चल रहा है वंश का, तभी ना त्रिपक्षीय संघर्ष भी 100 साल तक चला, उसमें भाग लिए। तो पाल वंश देखेंगे, इसके बाद देखेंगे प्रतिहार वंश, फिर इसके जगह पे कौन कौन आए। पाल वंश के बाद फिर सेन वंश आता है, ठीक है। पाल वंश, पाल वंश का कब तक रहा, 7वीं से 11वीं सदी, वही लगभग 7वीं से 11वीं सदी। राजकूट रहा था 7वीं से 9वीं सदी। फिर इसके पहले चालुक्य था 5वीं सदी के लगभग, 5वीं से 7वीं के बाद ये बना, फिर 9वीं से 11वीं, मतलब लगभग फिर चालुक्य ही आएगा। 7 से लेकर 11 सदी तक रहे। पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के अनुयायी थे। जो बौद्ध का ब्रजयान शाखा था ना, अब इससे पिछला याद करते हैं। बौद्ध का जो संगीति हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति कौन कराया था, कनिष्क ने। उन्हीं के टाइम में बौद्ध धर्म 2 यान में टूटा था, 2 भाग में, हीनयान और महायान। फिर आगे जाके जब 5वां हुआ तो उसमें एक और शाखा टूट गया, जो महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन के टाइम में हुआ। तो उसी में हीनयान से फिर हीनयान, महायान, फिर महायान से भी निकल गया एक ब्रजयान। 3 भाग में टूटा था महामोक्ष परिषद के टाइम में।
तो यही जो बौद्ध के संस्थापक ब्रजयान वाले थे ना, उन्होंने ही पाल वंश का स्थापना किया। और ये पाल वंश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग कहाँ पे, बंगाल और बिहार के पास में। तो ये पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, बिहार में जो मुंगेर वहाँ पे था। राजपूत वंश की राजधानी कहाँ पे थी, मान्यखेड़ था। और चालुक्य का पहला वातापी, फिर दूसरा कल्याणी, फिर चोल का कहाँ पे था, ये मैं थोड़ा सा, प्रथम चोल की राजधानी कहाँ थी, उदयपुर। द्वितीय चोल की राजधानी तंजौर। तो ये सब राजधानी भी एक साथ, मतलब एक बार जब किसका देख रहे हैं तो उससे, उसी से रिलेटेड पिछला भी जो वंश है ना, उसका भी राजधानी एक बार मतलब कि डिवीज़न मार लीजिए। इससे क्या होता है ना कि दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं रहता आगे याद करने का, साथ साथ में होते चलता। फिर इसी के नीचे हम लोग जो पांड्य वंश देखे थे, उनका राजधानी क्या था, मदुरई था, देखे थे ना। ठीक है, तो चलिए, पाल वंश के संस्थापक मुंगेर में राजधानी थे, संस्थापक गोपाल थे। अब देखिए, पाल वंश के पहले राजा गोपाल, फिर उन्होंने बिहार शरीफ में है ना उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके पहले कौन कौन से विश्वविद्यालय हम लोगों ने देखा, सबसे प्राचीन में प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था पढ़ाई के लिए। किस टाइम, मौर्य साम्राज्य जब था उस टाइम तक्षशिला सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जब गुप्ता वंश वाले आए तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें हॉस्टल की सुविधा सबसे पहले मिलना स्टार्ट किया। तो हॉस्टल की सुविधा कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय। किसको बना था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसको ध्वंस किसने करवाया, बख्तियार खिलजी ने करवाया था। जो बाद में मुस्लिम अटैक हम लोग देखेंगे ना मोहम्मद गोरे के टाइम, उसके बाद फिर से ये पता चलेगा कि उसने तोड़वाया। और यहाँ पे तीसरा विश्वविद्यालय देख रहे हैं उदंतपुरी, जिसको किसने बनवा रहा, गोपाल। ये बीपीएससी के मतलब बिहार वाला जो पूछता है ना, बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन आता है कि किसने बनवाया। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल बना तथा इसने ही कन्नौज, धर्मपाल जो तीसरा, देखिए इसमें भी पहला गोपाल संस्थापक, दूसरा धर्मपाल जो त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पे होगा उसमें भाग लेगा। राजपूत का कौन था, ध्रुव था। तो देखिए ध से याद रखिए नाम, ध से ध्रुव, ध से धर्मपाल। इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, किंतु ये पराजय रहा और इसके कारण पाल वंश साम्राज्य का विकास रुका रहा। अब जब भी लड़ाई वगैरह होगा तो पाल वंश तो थोड़ा कमज़ोर था ही, और लड़ाई में अगर सब कुछ खर्च हो गया, उसका पैसा भी, सब चीज़ खर्च होता है लड़ाई में, तो और थोड़ा उसका विकास रुका रहा, कमज़ोर हो गया। तथा धर्मपाल ने भागलपुरा, फिर धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने फिर दूसरा यूनिवर्सिटी पहला गोपाल ने बनवाया, फिर अब जैसे पिता जो बनवाता है उसके बाद बेटा भी वही सोचता है कि मेरे पापा ने इतना किया तो मैं भी करूँ। उसी तरह से देखा देखी, जैसे पाल वंश में गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया, धर्मपाल में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया तथा बंगाल में सोनपुर महाविहार की स्थापना की। महाविहार मतलब मेन ये बौद्ध धर्म के लिए किया था। ओके, फिर अगला शासक देवपाल बना। देवपाल, इसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट राजा उनका नाम याद रखना, इसीलिए दिया हुआ है। पहला गोपाल, दूसरा गोपाल जिन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया, धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया, और बंगाल में सोनपुर महाविहार। फिर अगला देवपाल बनेगा, इसी ने राजधानी मुंगेर को बनाया तथा इसके दरबार में, अब देखिए यहाँ से यात्री भी देखने को मिल रहा है कि कौन कौन आ रहे हैं। ओहो, मिट नहीं रहा। इसके दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आए थे। इसके पहले किसके दरबार में हम लोगों ने देखा था कि मतलब अरबी यात्री इसके पहले भी हम लोगों ने देखा ना, तो किनके टाइम में अरबी यात्री आए थे, अरबी यात्री एक और आए, अल मसूदी। अभी देखा ना हम लोगों ने राजपूत वंश में, तो अल मसूदी किसके दरबार में आए थे बताइए। अभी मैंने बताया इंद्र तृतीय के टाइम में। इंद्र तृतीय जो थे राजपूत के, उनके दरबार में अलमसूदी आए थे। ये पूछा था किसके दरबार में आते हैं, इसीलिए मैं इतना खोल के बता रही हूँ। और फिर एक और यहाँ पे एक और फिर देखने को मिल रहा है, सुलेमान अरबी यात्री देवपाल के दरबार में आते हैं।
तथा इसने बंगाल को रूमा शब्द से भी संबोधित किया है। रूमा शब्द से बंगाल को बोला, संबोधित किया। इसका अगला शासक महिपाल बना। महिपाल ने पाल वंश का पुनः प्रारंभ किया, जिस कारण जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो क्यों पुनः प्रारंभ किया, क्यों बताइए? क्योंकि द्वितीय संस्थापक इसलिए बोला जाता है, जब यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि जो यहाँ पे द्वितीय चोल जिसका राजधानी तंजौर था, उसमें एक शासक राजेंद्र प्रथम थे जो बहुत ही महान थे, मतलब बहुत ही जीतने वाला। नीचे श्रीलंका को जीता था, ऊपर यहाँ बंगाल में गंगा जल लेने के लिए सिर्फ ऊपर पूरा राज्य पे ही हमला कर दिया था। और गंगा जल लेके जब वापस आ गए तो फिर ये मतलब कि पाल वंश को ही फिर से दे दिए उनका सत्ता। बस गंगा जल लेने के लिए उन्होंने लड़ाई किया था। तो यहाँ पे इनका मतलब कि विकास रुक गया। तो इसका दोबारा विकास, जब लड़ाई झगड़ा हुआ, हमला हुआ, तो विकास सबको से रुक जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर इस पाल वंश को जब सौंपा गया तो उस टाइम राजा महिपाल थे, तो इन्होंने फिर से अपना पाल वंश को स्टार्ट किया, इसीलिए इनको द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। ओके, तो इसीलिए महिपाल वंश के पुनः प्रारंभ किया और इस कारण इसे द्वितीय संस्थापक कहता है। इसने अति दीपकर नामक बौद्ध भिक्षुक के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत में ब्रजयान शाखा के लिए प्रचार में भेजा। तिब्बत ऊपर में है ना, चाइना, यहाँ पे इंडिया ऊपर, बिहार के बंगाल रहते हो, यहाँ पे तिब्बत लगता है ना ऊपर में, नेपाल के ऊपर। तो तिब्बत में ब्रजयान शाखा के लिए प्रचार के भेजा। इसी कारण में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण पाल वंश बिखर गया। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल थे। इसके मृत्यु के बाद पाल वंश अंत हो गया। पाल वंश के स्थान पे सेन वंश का उदय हो गया। वही महिपाल जब वो हमला किए तो महिपाल विकास करने में लगे रहे, लेकिन उसके बाद जो अगला शासक मदन पाल उतना अच्छा से संभाल नहीं पाया और मदन पाल को हरा के सेन वंश अपना आ गया उसके जगह पे। तो अब सेन वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ तक अभी हम लोगों ने क्या देखा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ध से ध्रुव राजकूट वाला लेता है भाग, और फिर यहाँ से धर्मपाल पाल वंश का। तो दो शासक को देखेंगे, मेन जिनका नाम आता है प्रतिहार का फिर देखेंगे। ओके, चलिए सेन वंश के बारे में देखते हैं। तो सेन वंश के संस्थापक सामंत से, ये इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सामंत सेन इनका नाम ही है, सामंत मत समझिएगा। इस वंश का अगला शासक विजय सेन था तथा विजय सेन इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। इस वंश के अगले संस्थापक वल्लभ भाई बने, वल्लभ सेन बनेंगे, जो साहित्य के प्रेमी रहते हैं, वल्लभ सेन बने। इन्हीं के काल में दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक लिखी गई। दान सागर, जिनके दरबार में जयदेव रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। जयदेव किनके दरबार में रहते थे? तो वल्लभ सेन के दरबार में। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी तथा लक्ष्य सेन के बाद कोई योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी आते थे सेन वंश का भी समाप्त हो गया और सेन वंश की राजधानी लखनऊ नदी थी। ओके, सेन वंश का राजधानी लखनऊ नदी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयदेव किनके दरबार में आए थे? तो सेन वंश के वल्लभ सेन के दरबार में आए थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में आए थे, सबसे प्रमुख कवि। क्योंकि कवि जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ना, जैसे कालिदास किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो उसी तरह से ये जो जयदेव है किनके दरबार में थे और कौन बुक लिखे? गीत गोविंद। जो इम्पोर्टेंट उनका नाम रखना। तो लक्ष्य सेन के दरबार में। लक्ष्य सेन के बाद कोई इम्पोर्टेंट राजा इसमें सेन में रहा नहीं और बंगाल को संभाल नहीं पाया, तो उसके बाद इनका भी वंश अंत हो गया। अब इसके बाद इधर जो प्रतिहार वंश है उनको देखेंगे। यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष में सेन को मतलब पाल के बाद सेन देख लिए। इधर राजकूट भी निपट गया, चालुक्य भी निपट गया, चोल निपट गया, चेर पांड्य तो सबसे पहले देख ही लिए थे। अब यहाँ प्रतिहार सिर्फ बचा है। उसके बाद फिर और राजपूत काल फिर देखेंगे। प्रतिहार वंश, इस वंश गुजरात के क्षेत्र में था, उधर गुजरात ही पड़ता है, और इधर गुजरात पड़ता है, बिहार भारत के। इस वंश के संस्थापक नागभट्ट थे।
सबका संस्थापक थोड़ा सा रिवीजन में रखिएगा। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे। चालुक्य के वातापी के संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। जिनका जिनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बता रही हूँ, ये पूछा गया है। इसके बाद फिर राजपूत के संस्थापक भी पूछा गया, कौन? दंती दुर्ग थे। ओके। और फिर द्वितीय चोल के संस्थापक कौन थे? विजय आल्या, ये भी पूछा गया है। द्वितीय चोल के संस्थापक विजय आल्या थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। उनकी राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। इसके बाद पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिनकी राजधानी मुंगेर था। फिर सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। ये इन सब का क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है, इम्पोर्टेंट है। प्रतिहार वंश के संस्थापक गुजरात में थे, इनके संस्थापक नागभट्ट थे। इस वंश का अगला शासक बतशराज थे, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और लास्ट में कन्नौज का क्षेत्र इन्हीं को मिला। इस वंश का अगला शासक मिहिर भोज बना, जिन्हें कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया पूरी तरह से। और इस वंश का अंतिम संस्थापक यशपाल बना। यशपाल के बाद यह स्वतः ही समाप्त हो गया। देखिए, प्रतिहार वंश में उतना ज़्यादा मतलब कि उतना कोई विश्वविद्यालय का स्थापना और जैसे बड़ा लड़ाई जो हुआ बस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए और जीता, उनका नाम सिर्फ इम्पोर्टेंट था और कोई उतना बड़ा काम हुआ नहीं। कोई विश्वविद्यालय का संस्थापक जैसे पाल वंश में हुआ ना, सब राजाओं का नाम याद रखना। पाल वंश में पहला कौन थे? गोपाल थे। फिर धर्मपाल, गोपाल ने बिहार सिर्फ में उदयपुरी विद्यालय बनाया। फिर धर्मपाल ने त्रिपक्षीय में भी भाग लिया। फिर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया। फिर देवपाल के समय कौन आए थे? अरबी यात्री सुलेमान आया था, ये इम्पोर्टेंट था। इसलिए सारे इनके जो इम्पोर्टेंट राजा उनका नाम याद करना था। और महिपाल इसके बाद द्वितीय संस्थापक कहलाया। तो ये इंपॉर्टेंट राजा थे, तो इनका नाम याद रखना। लेकिन प्रतिहार वंश में उतना कोई नहीं इंपॉर्टेंट है, बस उनके संस्थापक कौन है? नागभट्ट है। अगला संस्थापक बतशराज रहेंगे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेंगे। इसके बाद मिहिर भोज जो रहते हैं, पूरी तरह से राजधानी कन्नौज बनाते हैं। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा कम पढ़ना, जबकि वो त्रिपक्षीय संघर्ष जीते फिर भी। इसके लास्ट राजा यशपाल हैं बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा था कि बतशराज त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया? बतशराज है। इधर नागभट्ट संस्थापक। तो हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राजाओं को शामिल मेन इंपॉर्टेंट नाम देखा। देखिए, यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो यहाँ से राजपूत वंश वाले कौन गए? ध्रुव गए, ध से ध्रुव, धर से ध्रुव। यहाँ से पाल वंश के धर्मपाल गए, ध से धर्म, ध से दो नाम है। इधर प्रतिहार वंश वाले बतशराज, राज से नाम रखिए बतशराज। तो तीनों का नाम याद हो गया, तीनों वंश से रिलेटेड। अब इसके बाद देखिए एक चंदेल वंश और जाजूगती वंश भी देखना। जाजूगती वंश इसलिए मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम ना मंदिर वगैरह ज़्यादा निर्माण हुआ है। देखिए हम लोगों ने पीछे क्या क्या देखा है कि मंदिर का मेन शैली कौन कौन सा। पहला हम लोगों ने मथुरा शैली में देखा था कि बुद्ध की मूर्तियाँ और बाकी जो भी मूर्तियाँ वगैरह बनी थी, इसका मेनली कब हुआ था? गुप्ता काल में ज़्यादा विस्तार हुआ था। गुप्ता काल में ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, निर्माण हुआ था मथुरा शैली का। तो और फिर अब द्रविड़ शैली नीचे हम लोगों ने जब पाल पांडव वंश में जो मीनाक्षी मंदिर ये सब कौन? द्रविड़ शैली में बना हुआ। यहाँ पे मेनली मथुरा शैली या इसको नागर शैली बोल लेते हैं। ओके, मेन मूर्तियाँ बनी थी। बीच में है ना बेसर शैली होता है। बेसर शैली जिसमें मतलब दोनों मिक्स टाइप का मूर्ति है। द्रविड़ शैली का भी कुछ रहेगा और नागर शैली का भी कुछ रहता है मंदिर। तो ये बीच में ना मध्य प्रदेश के लगभग में ना ये ज़्यादा मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखिए मंदिर मेनली 3 टाइप का बना। अब जब मंदिर शैली स्थापना शैली देखेंगे ना, उसमें मेन ज़्यादा अच्छे से फोकस देखें। मैं ऊपर बता देती हूँ कि यहाँ पे ऊपर में मेनली नागर शैली में मंदिरियाँ बनती थी, नागर या मथुरा शैली में। ओके, और बीच में जो था ना, बीच में बेसर शैली जो एमपी और ये महाराष्ट्र ये सब के पास था ना, थोड़ा सा बेसर शैली। अब महाराष्ट्र जैसे ही नीचे होते थे, यहाँ पे द्रविड़ शैली में मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने मीनाक्षी मंदिर देखा था, जिसमें पांडव राजाओं के बारे में पढ़े थे। तब मीनाक्षी मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ। तो ये मेनली 3 टाइप के मंदिर बनते थे। तो ये जो चंदेल शासक थे ना यहाँ पे एमपी
के पास इन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिरों का मतलब कि निर्माण कराया। ये मंदिर बेसर शैली ने दोनों टाइप के मंदिर को मिक्स करके बना है, मतलब कि कुछ चीज़ें नागर शैली से मिलता है, कुछ द्रविड़ से, ये चीज़। तो चलिए, चंदेल शासक को ही जाज्यवुक्ति शासक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, यह वंश कहाँ पे था? मध्य प्रदेश के पास में। यहाँ मध्य प्रदेश भारत के सबसे बीचों बीच है, इसको भारत का हृदय भी बोला जाता है। इसे जाज्यवुक्ति वंश भी कहा जाता है। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली को जन्म दिया। बेसर शैली मिश्रित शैली होती है जिसमें मध्य भारत से बनने वाले अधिकांश मंदिर बेसर शैली में बने हुए। मैंने बोला यहाँ बेसर शैली सबसे ज़्यादा था, जो नीचे वाला द्रविड़ शैली और ऊपर वाला नागर शैली या मथुरा शैली, दोनों को मिला के मंदिर बनती थी। मेन मथुरा शैली में ना ज़्यादा मूर्ति बना है, तो ये जो मंदिर बनता था उसको नागर शैली बोला जाता था, इस दोनों को मिला के। फिर मध्य प्रदेश में बनने वाले अधिकांश मंदिर बेसर शैली में। चंदेल शासकों ने प्रारंभिक कालिंजर थी। क्या? चंदेल शासकों को प्रारंभिक कालिंजर थी, किंतु बाद में इसे खुजराहो स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, जो चंदेल शासक थे ना, पहले वो कालिंजर में रहते थे, उसके बाद फिर खुजराहो में शिफ्ट हो गए। तो खुजराहो में उन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया चतुर्भुज। इसके संस्थापक नानुक थे। अब वैसे याद रखिए, चंदेल शासक या इसको जाज्यवुक्ति वंश भी बोलते हैं, तो इसके संस्थापक नानुक रहेंगे। पहले वो कहाँ थे? कलिंजर में थे, फिर खजुराहो चले आए, फिर नानुक के बाद इसके अगले शासक योश बर्मन ने खजुराहो मंदिर बनाया है। इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। खजुराहो कहाँ पे? एमपी में। तो खजुराहो का मंदिर भी क्वेश्चन आता है कि खजुराहो का मंदिर कौन से भगवान के लिए? तो विष्णु मंदिर है। किसने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है, योग बर्मन ने। और इस मंदिर को क्या बोला जाता? तो चतुर्भुज मंदिर भी बोला था। इस वंश का अगला शासक धंग था तथा जिसने शिव भगवान को मानता था, जिसने खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर भी बना दिया। देखिए, तो यहाँ पे एक विष्णु मंदिर भी बनवाया चंदेल शासकों ने, फिर शिव मंदिर भी बनवाया तथा इसे कंदरिया महादेव के मंदिर भी जाना था। दोनों फेमस मंदिर है एमपी का। तथा इस मंदिर में प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति बनी हुई है, जो सबसे बड़ी नंदी बैल की प्रतिमा है, जिसे सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कहते हैं। नंदी जो शिव भगवान के सवारी हैं और उनके बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो नंदी की मूर्ति बनी हुई कहाँ पे? खजुराहो में शिव मंदिर में। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने ही बनवाया, धंग ने। उसके पहले योग बर्मन ने विष्णु मंदिर बनवा दिया था, जिसको चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं। दोनों फेमस मंदिर है। तथा इस मंदिर में प्रांगत नंदी की मूर्ति बनी हुई है, सबसे बड़ी मूर्ति है। धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले लिया। देखिए, प्रयाग है ना, कहाँ? यहाँ एमपी है, यहाँ यूपी में गंगा यमुना आते हैं, तो वहाँ पे ना उन्हें मतलब जल समाधि यानी पानी में बैठ के अपना जल समाधि मतलब मृत्यु को ले लिया। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विद्याधर थे। क्यों थे प्रतापी? जिन्होंने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गजनवी का सामना नहीं किया और बल्कि डर के भाग गए। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मुस्लिम अटैक वगैरह देखने को मिल रहा है, लगभग देखने को मिल रहा है ना, कि इसी टाइम मुस्लिम अटैक भी होने लगा जब मोहम्मद गौरी समझिए कि आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एमपी में जो चंदेल शासकों हैं विद्याधर, यहाँ के जो गुजरात में जब ये तो प्रतिहार वंश खत्म होने के बाद कोई उतना बड़ा शासक रहा नहीं, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा जो राजा थे ना, राज्यपाल, वो बिना लड़े ही ना मतलब अपने आप को क्या करते हैं ना, मोहम्मद गजनवी के हवाले कर देते। इसीलिए विद्यासागर इसको मार देते हैं, राज्यपाल को। इस वंश के अंतिम शासक परिमर्द था, जिसने पृथ्वीराज चौहान से पराजित कर दिया और जिस क्षेत्र को अपने में मिला लिया। तो देखिए, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का भी नाम सुनने को मिला। देख रहे हैं अब यहाँ पे चौहान वंश, इनका नाम आप सुनेंगे कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने 2 बार हराया था। तराइन का युद्ध जिसमें 2 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद जब उनका जो दोस्त जयचंद थे, उन्होंने धोखा दे दिया, उसके बाद गौरी ने उनको मार दिया।
है ना। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे ना, यूपी ऊपर, यहाँ पे एमपी में चंदेल शासक थे, यूपी में उसके ऊपर ही पृथ्वीराज चौहान वंश वगैरह थे। चौहान में मेनली यहाँ पे राजपूत काल उसको बोला गया। देखिए संगम, इसके पहले संगम काल हम लोगों ने कब देखा, देखिए संगम काल 100 से लगभग 300 तक रहा। उसके बाद संगम काल कुछ दिन के लिए बहुत इंड हो गया। उसके बाद संगम काल जब उठ के आया 800 से 300 एडी, जो जिनके राज्य सब जैसे चालुक वगैरह, चोल वगैरह 300 से 800 900 के बीच में उठे। फिर इसके बाद संगम काल के बाद, मतलब संगम काल के जो राजा हैं चालुक्य चोल थे, उनके खात्मा के बाद राजपूत काल मेनली मतलब वर्चस्व में आया, जो ऊपर में थे उत्तर भारत में। इसमें मेन 4 राजाएं थे, चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार राजपूत काल में। तो इसको राजपूत काल ना 800 के बाद 800 से 1200 ईस्वी तक ना मतलब राजपूत काल चलता। उसके बाद ना यहीं से मुस्लिम अटैक स्टार्ट हुआ था, यानी राजपूत काल। यहाँ पे हम लोग प्रतिहार वंश भी, सॉरी चंदेल वंश भी देख रहे हैं, जो इसी के लगभग में है, राजपूत के सिमिलर में है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा है ना, ऐसा अभी की तरह नहीं इंडिया समेटा हुआ था। इसीलिए तो यहाँ पे चंदेल है, यहाँ पे मतलब राजपूत वगैरह का चल रहा है, यहाँ चौहान वंश में यहाँ पे चल रहा। तो इसी टाइम मुस्लिम अटैक होता है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही पूरी तरह से मुस्लिम मतलब एंट्री कर जाते हैं भारत में। मेनली पृथ्वीराज चौहान ही ऊपर सबसे महान राजा थे। तो यही चीज़ देखने को मिला कि पृथ्वीराज चौहान जितना महान था, उसको भी हराया चंदेल के शासक ने, चंदेल के शासक ने हरा दिया, परिमर्द ने हराया। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा, इस वंश के अंतिम शासक परिमर्द ने, जिसे पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, सॉरी, और उस क्षेत्र को मिला लिया अपने में। पृथ्वीराज चौहान वाला भी थोड़ा सा जो क्षेत्र है ना नीचे में हरा के उसको क्षेत्र में मिला लिया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज को नहीं, गलत लिखा हुआ, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का जो था ना चमचा सब गुलाम सब था, ये था ऐबक वगैरह। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये ऐबक, इसको क्यों हराएगा। मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान से ही तराइन का 2 युद्ध हुआ, जिसमें दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। नहीं, 2 युद्ध होता है, उसमें पहला पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, दूसरा युद्ध में इनका जो दोस्त रहता है जयचंद, वो इनको धोखा देता है, उसका जितना भी राज रहता है ना बता देता है पृथ्वीराज चौहान का। तो इसीलिए फिर मोहम्मद गौरी जीत जाता है दूसरा युद्ध में, पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध में। बस इतना ही बताती हूँ, ज़्यादा फिर बताऊँगी तो फिर डिटेल में आप चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि पृथ्वीराज चौहान यहीं पे आता है, यानी चंदेल शासक परिमर्द ने भी पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो चंदेल मेनली हम लोग क्यों देखें, ये सबसे ज़्यादा मूर्ति यानी बेसर शैली की जो मूर्तियाँ हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चंदेल शासकों ने बनाया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खुजराहो में 2 मंदिरों बना है। एक विष्णु मंदिर जिसको यशवर्धन ने बनाया, विष्णु मंदिर को, और फिर जो शिव मंदिर जहाँ पे नंदी का सबसे बड़ा प्रतिमा है, कंदरिया महादेव के नाम से मूर्ति फेमस है, जिसको धंग राजा ने बनाया, उसके ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विद्याधर ने फिर मोहम्मद गौरी के भी इसमें मतलब मोहम्मद गौरी का देखने को मिला ना, उसके बाद मोहम्मद गजनबी, गौरी, और उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान, सब सिमिलर में है, तो सब देखने को मिल रहा है। हाँ, तो सबसे मतलब चंदेल शासकों मूर्ति स्थापत्य कला में सबसे आगे रहे। मेन खजुराहो का जो भी मंदिर है चंदेल शासकों का देन है। तो ये सब जो अब हम लोगों ने ये इतना देख लिया, अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे राजवंश भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कश्मीर का भी इतिहास हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग ना अब दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक साथ सारा पढ़ना वही घौच पौच हो जाएगा, दिमाग में बैठेगा नहीं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष है, उसमें कौन कौन शासकों ने भाग लिया और कौन कौन वंश के राजाओं आए। तो उसमें सबसे पहले राजपूत वंश के बारे में पढ़े। राजपूत वंश का ध्रुव ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। इधर पाल वंश के धर्मपाल ने लिया। इसके बाद पाल वंश के हट के सेन वंश आया था। और इधर प्रतिहार वंश का भी भाग लिया। प्रतिहार वंश के शासक का नाम राज करके बतस राज, मैं भी भूल जाती हूँ, तो देखिए बतस राज था नाम। ओके,
तो ये तीनों लिए। इसमें सबसे पहले तो राजपूत शासक ही जीत रहे थे, उसके बाद प्रतिहार शासक जीत जाते हैं बतस राज, जो कन्नौज को जीत लेते हैं। इसके बाद मिहिर भोज इनके अगले शासक होते हैं, जो पूरी तरह से कन्नौज को अपने में मिलाते हैं, यानी इतना प्रतिहार वंश बनता है। इसके बाद धीरे धीरे अपने से प्रतिहार वंश भी इंड हो जाता है, पाल वंश, सेन वंश भी इंड हो जाता है। इधर ध्रुव वंश भी, मतलब सॉरी ध्रुव बोले, राजपूत वंश, राजपूत के बाद तो चालुक्य आता है, वो सब भी मतलब थोड़े थोड़े अपने धीरे धीरे छोटा, मतलब उतना विस्तार नहीं रहता जितना कि 300 से 800 ईस्वी के बीच में उनका विस्तार रहता है। इसके बाद 800 के बाद ना राजपूत काल का मेन पढ़ना है, उनका ज़्यादा वर्चस्व रहता है, उनके ज़्यादा मतलब कि काम हुए हैं उस टाइम का देखना। देखिए सीरीज वाइज हम लोग देखते चले। इसके बाद बीच में छोटे छोटे जो राजा थे उनको थोड़ा सा देख लेंगे। उसको थोड़ा सा कश्मीर का भी इतिहास देखना है, क्योंकि कश्मीर के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स में। उसके बाद मुस्लिम अटैक आ जाएगा, मुस्लिम अटैक का यहाँ पे देखिए, मुस्लिम अटैक को पढ़ना रहेगा, अरब से, तुर्क से जो भी आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको कैसा सेशन लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।